हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ आपकी कक्षा 11 का विषय लेकर। कक्षा 11 में हम चैप्टर 10 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम था हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मध्यिका व बहुलक। इस 10वें चैप्टर की हमारी ये 13वीं वीडियो है और इसी वीडियो के साथ हम अपने इस 10वें चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर मध्यिका को पढ़ा, बहुलक को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि ग्राफिक विधि के द्वारा हम बहुलक की, मोड की कैलकुलेटिंग कैसे करते हैं। तो ग्राफिक विधि के द्वारा एक बात मतलब यहाँ पर ये ध्यान देने की है कि जो बहुलक है, मोड जो होता है, उसे हम ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि जो हमारे जो दूसरे मीन था, मध्यिका थी और जो हमने क्वार्टाइल वगैरह पढ़े, उनमें से किसी को भी हम ग्राफिकली नहीं पढ़ सकते। मध्यिका को हम से कम और से अधिक विधि के द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन बहुलक को हम ग्राफिक विधि के द्वारा भी इसकी कैलकुलेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस तरह की सीरीज मिलेगी। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। यहाँ पर ये वर्गांतर दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ये हमारे वर्गांतर हैं और उनके सामने ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ग्राफिक विधि से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इन वर्गांतरों को अपनी एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे यहाँ ये हमारे 0 से लेकर 50 तक था, तो 0 से 50 तक मैंने एक्स अक्ष के ऊपर ले लिया। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हमारी 27 तक की है, तो 27 भी आ जाए। जैसे मैंने यहाँ 30 तक लिए हैं, फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस के ऊपर शो करेंगे। तो मैंने 5-5 का गैप लेकर 30 तक कर लिया, क्योंकि 27 इसी के अंदर आ जाएगा। तो ग्राफिकल विधि से जब हम बहुलक निकालते हैं तो इस तरह से वर्गांतरों को एक्स एक्सिस के ऊपर और आवर्ती को वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे। अब जैसे हमने आयत चित्र पढ़े थे, ऐसे ही एक आयत चित्र बनाएंगे। 0 से 10, ये हमारा 0 से 10 है और 0 से 10 में 14 हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो ये 14, ये देखिए 15 से थोड़ा सा नीचे, ये हमारी 14 फ्रीक्वेंसी हो गई। नेक्स्ट हमारा है 10 से 20, 10 से 20 में 23, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर ये हमारी 23 की आवृत्ति होगी। इसके बाद 20 से 30 के बाद है 10 से 20 23 हो गया हमारा, और 20 से 30 में 27, तो ये 20 से 30 27, 25 से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा 27 हो गया। और इसके बाद 30 से 40 में 21 है, 21 है, 20 से ये भी जस्ट थोड़ा सा ऊपर है और 21 से थोड़ा सा नीचे है। और लास्ट का वर्गांतर है हमारा 15, जो कि ये इसकी सीध में ही यहाँ पर ऐसे बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वर्गांतरों को एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया और फिर आयत चित्र बनाया। अब ग्राफिकल विधि से बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो सबसे अधिक आवृत्ति है उसका आयत हमें अपने आप सबसे बड़ा दिखेगा। 27 ये सबसे ऊंचा हमारा आयत है, तो जो सबसे ऊंचा आयत है, जिसकी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, उस आयत का जो एक ये कोना है, इसे इसके जो इधर वाला जो है, ये वाले कोने को, जो नेक्स्ट वाला जो आयत है, उस आयत के इस कोने से हम मिलाएंगे। ये काम हम स्केल से करेंगे। यहाँ मैं हाथ से कर रही हूँ, लेकिन ये काम हमें स्केल से करना है। जो सबसे बड़े वाला हमारा आवर्ती है, आयत चित्र है, उसके एक कोने को उससे अगले वाले आयत के कोने से इस तरह से मिलाना है और दूसरे कोने को पिछले वाले से इस तरह से मिलाना है। ये हमारा आयत चित्र था। इस आयत चित्र के इस कोने से हमने इसके इस कोने को मिलाया और इस वाले को इससे मिलाया। अब जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, ये बिंदु है कटान का बिंदु, इस कट बिंदु से हम इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक लंब डालेंगे। ये सारा काम हमें स्केल की मदद से करना है। मेरे हाथ से थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन जब आप स्केल से करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा आएगा। और जहां पर भी एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ेगा ये बिंदु, जो पॉइंट आएगा, वो हमारा मोड होएगा, जेड होएगा। तो ये ग्राफिकल विधि से हम कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर वर्गांतर, वाई एक्सिस के ऊपर आवर्तियां, जो सबसे ऊंची आवृत्ति है उस आवृत्ति के कोनों को उसके एक अगले वाले और पिछले वाले आयत के कोनों से मैच करेंगे, मिलाएंगे। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, उस कटान बिंदु से हम एक्स एक्सिस के ऊपर एक लंब डालेंगे। ये लंब जहां पर एक्स एक्सिस को टच करेगा वो हमारा मोड होगा, बहुलक होगा। अब ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है, इसकी जांच करने के लिए हम जो हमारा फार्मूला था, उस फार्मूले से भी मोड एक बार निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर देखिए मोड क्या है, ये बिल्कुल बीच में है नहीं। 20 और 30 के बिल्कुल बीच में 25 होता है, 25 के बिल्कुल बीच में नहीं है, थोड़ा सा जस्ट इधर है। तो अब देखते हैं ये कितना सही है। हमारा फार्मूला हमारा होता है मोड को निकालने का L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। ये फार्मूला है हमारा। इस फार्मूले से हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं पीछे, तो अब इस फार्मूले के द्वारा ही हम मोड निकालने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा L1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है। तो जो सबसे बड़ा हमारा सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है वो हमारी क्या होती है, F1। तो F1 क्या है हमारा 27, और इसके F1 जो सबसे अधिक आवृत्ति से जो ठीक ऊपर वाली आवृत्ति होती है वो होती है हमारी F0, और नीचे वाली होती है हमारी F2। L1 क्या होता है, जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उस आवृत्ति के सामने वाला जो वर्गांतर है उस वर्गांतर की लोअर वैल्यू यानी कि 20। तो अब इन सारी वैल्यूज को हम अपने फार्मूले में पुट करते हैं। L1 की जगह पर मैंने 20 प्लस F1 कितना है हमारा 27 माइनस 23, F0 हो गया हमारा बटे 2F1, 2 गुणा 27, 2F1 यही है ना हमारा, गुणा माइनस में F0 और माइनस में F2, और गुणा I यानी कि क्लास इंटरवल 10-10 का इंटरवल है हमारा, हमने गुणा 10 कर दिया। अब यहाँ जब 27 में से 23 को माइनस किया तो कितना आ गया हमारा 4, और 2 को 27 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 माइनस 23 माइनस 21, तो ये हमारा 10 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। 20 जमा 27 में से 23 को माइनस किया 4, 2 को 27 से गुणा करेंगे 54 में से माइनस करेंगे 23 और 21 को, मल्टीप्लाई ये हमारा 10 यूं का यूं रह जाएगा। तो यहाँ पर ये करने के बाद 10 आएगा और ऊपर हमारा 4 आ गया, 10 से 10 को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 20 जमा 4 कितना आ गया हमारा 24। अब यहाँ पर देखिए ग्राफिकली भी हमारा क्या आया है, जो बीच बिल्कुल मिड होता है 25 उससे जस्ट इधर है, यानी कि ये भी हमारा बिल्कुल सही है हमारा मोड। तो मोड निकालने का ग्राफिकल विधि से तरीका जो है वो आयत चित्र के माध्यम से हमारा मोड निकलता है। तो ये तो हुआ ग्राफिकली या ग्राफिक विधि के द्वारा मोड हम कैसे निकालते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में आता है कि जो हमने मोड पढ़ा है, बहुलक पढ़ा है, उसके क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं। तो अब इसको ब्रीफली समझते हैं गुण और अवगुणों के बारे में। सबसे पहला गुण है कि जो मोड होता है वो बहुत ही सरल और लोकप्रिय केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। सरल यानी कि आसान, तो आसान तो है ही, हम इसको निरीक्षण विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। हमने देखा सबसे अधिक आवृत्ति 27 की है, तो उसके सामने वाली मध्य हमारी क्या होगी, बहुलक होगी। तो आसान तो है ही, साथ ही ये लोकप्रिय भी है। लोकप्रिय का मतलब है कि ज्यादातर जगह पर इसका बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं अगर बात करूं, जो हमारा व्यापारी वर्ग है, दुकानदार जो होते हैं, हम कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो कई तरह के साइज होते हैं, एल साइज होता है, एक एम साइज होता है, एक्सएल साइज होता है। तो इन साइजों के अंदर ज्यादातर क्या होता है कि दुकानदारों के पास वही चीज अधिक मात्रा में मिलेगी जिसकी लोग डिमांड सबसे ज्यादा करती है, मींस जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, यानी कि मोड, वो मोड की बात करते हैं। एक दुकानदार के पास एक्सएल साइज के कपड़े भी कम मिलेंगे और जो एल साइज है उसके भी कम मिलेंगे। जो बीच के जो ग्राहक उनके पास सबसे अधिक मात्रा में आते हैं उस साइज में वैरायटी उन्हें ज्यादा मिलेगी। ऐसे ही अगर हम बात करें शूज की बात करते हैं, मान लिया हम, तो 10 नंबर का जूता बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसे ही 5-6 नंबर का भी छोटा हो जाता है, लेकिन बीच में जो 8 है 7 है तो वो क्या है हमारा बीच का। तो दुकानदारों के पास 8 नंबर में जितनी वैरायटी मिलेगी उतनी 10 और 5-6 में नहीं मिलेगी। तो ये लोकप्रिय है, सरल माप है। इसके अलावा इसका अगला गुण है सीमांत इकाइयों का कम प्रभाव। सीमांत इकाइयां होती हैं जो सबसे छोटी लास्ट की है, जैसे यहाँ ये ग्राफिकली के अंदर ये जो सबसे पहले वाली ये सबसे कम वाली है और जो लास्ट वाली है ये हमारी, या हम कहें कि जो सबसे छोटी है और एक जो सबसे बड़ी है, उन इकाइयों को हम सीमांत इकाइयां हैं। तो जब हम मोड को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सीमांत इकाइयों का कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें पता है मोड तो वही होगा जिसकी आवृत्ति अधिक होती है, जिसका सबसे अधिक बार, जिसकी बार बार आवृत्ति हुई है। और तीसरा इसका गुण हो गया कि हमने इसको ग्राफिकली भी हम इसको निकाल सकते हैं और ये सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का। तो ये तो हो गए बहुलक के गुण। इसके अलावा इसके कुछ अवगुण भी हैं। अवगुण क्या है कि ये एक अनिश्चित और अस्पष्ट माप है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो किसी 2 या 2 से अधिक मदों की आवृत्तियां एक जैसी हो सकती हैं। मान लिया 10 की आवृत्ति भी 12 हो, 15 की भी 12 हो, कईयों की आवृत्ति 12 हो, तो इस तरह से ये माप क्या हो जाता है हमारा, ऐसी स्थिति में ये अनिश्चित और अस्पष्ट कहलाएगा। इसके अलावा मोड जो होता है उसकी हम आगे जो और कैलकुलेशंस होती हैं उनके लिए हम इसका अधिक प्रयोग नहीं कर सकते। जो बीजगणितीय विवेचन अगर हम बात करें तो वहां पर हम मोड का प्रयोग नहीं कर सकते, तो वहां पर ये उपयुक्त नहीं रहेगा। कठिन भी है क्योंकि इसके अंदर एक विधि, हमने एक तरीका पढ़ा समूहीकरण का। समूहीकरण विधि के अंदर हमने दो टेबल्स बनाई और काफी लंबी प्रक्रिया थी, हमारे जटिल प्रक्रिया थी। तो इस तरह से ये कुछ इसके क्या हो जाते हैं, अवगुण हो जाते हैं। तो ये बहुलक की ग्राफिकली निकालने का तरीका, उसके गुण अवगुण। इसके अलावा चैप्टर में लास्ट में आता है कि हमारे कुछ हमने पहले पढ़ा था कि जो आवर्ती वितरण होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम सम्मित कहते हैं और एक को असम्मित कहते हैं। सम्मित
यानी कि सिमेट्रिकल, और ये असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हमारा आवर्ती वितरण कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी आंकड़ों का फैलाव कम होता है, अधिकतर आंकड़ों का फैलाव बीच में होता है। तो जो सिमेट्रिकल जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बेल शेप, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी देखिए ये बेल शेप है, बीच से ही हमारा ये ऊपर है, इधर और इधर आंकड़े बहुत कम है। तो जो सिमेट्रिकल हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आवर्ती वितरण अगर हमारा सममित है, जिसके अंदर अधिकतर आंकड़ों का जमाव बीच में होता है, तो ऐसी स्थिति में मध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों के तीनों यहाँ पर होते हैं और बराबर होते हैं। यानी कि जब आंकड़ों का बिखराव कैसा होता है, बीच में अधिक होता है, बाएं दाएं ज्यादा नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में जो माध्य होता है वही मध्यिका होती है और वही बहुलक भी होता है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सममित आवर्ती वितरण जो होता है, वहां पर मध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये जो दो हैं ये हमारे हैं असममित, यानी कि इसमें क्या है, ये वाला जो है असममित है, इसे हम पॉजिटिव सिक्योर्ड बोलते हैं। पॉजिटिव सिक्योर्ड के अंदर जो हमारी राइट साइड है उस तरफ इसकी लंबी पूंछ होती है और अधिकतर आंकड़ों का जमाव बाईं तरफ होता है। तो जब ये असममित है, बीच में तो है नहीं, ना ही बीच में इसके अंदर है आंकड़ों का झुकाव, इसके अंदर हमारा अधिकतर झुकाव आंकड़ों का किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, और इसमें राइट साइड में है, जिसमें आंकड़े इधर ज्यादा होते हैं और ये हमारी लंबी साइड जो होती है ये इधर की होती है, तो इसे हम पॉजिटिव सिक्योर्ड बोलते हैं। और इसमें लंबी साइड इधर होती है बाईं तरफ, तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव सिक्योर्ड होता है। तो जो पॉजिटिव सिक्योर्ड असममित वितरण होता है, वहां पर मोड जो होता है वो सबसे कम होता है, मध्यिका मोड से अधिक होती है, और जो हमारा मध्य होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये आपका याद रखने का क्वेश्चन है कि सममित के अंदर तीनों बराबर होते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव सिक्योर्ड में असममित है तो वहां पर बहुलक सबसे कम होगा, सबसे छोटा होगा, मध्यिका बहुलक से बड़ी होगी और सबसे बड़ा हमारा मध्य होगा। हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि जेड लेस देन मीडियन, मोड है ये हमारा जेड यानी कि मोड लेस देन मीडियन एंड मीडियन लेस देन मीन। और जो तीसरा मैंने बताया असममित यानी कि नेगेटिव सिक्योर्ड, उसके अंदर सबसे बड़ा होता है मोड और सबसे छोटा होता है हमारा मध्य, मध्यिका दोनों के अंदर बीच में रहेगी। तो ये याद करने की बात है, सममित के अंदर हमारे तीनों बराबर हैं, पॉजिटिव सिक्योर्ड के अंदर जेड सबसे छोटा है और मध्य सबसे बड़ा है, नेगेटिव सिक्योर्ड के अंदर जो मध्य है वो सबसे छोटा है और मोड जो है वो सबसे बड़ा है। तो ये हमने आपने इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर की कोशिश की है मैंने कि एक एक पॉइंट को आपके सामने बताने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से आपको आज का ये विषय समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 10 है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसे हमने समाप्त कर लिया है। जो हमारी 11वीं कक्षा की अगली वीडियो होगी, उस वीडियो में हम अपने अगले चैप्टर 11 को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।